गुड आफ्टरनून एवरीबडी। आप सबको नमस्कार। आज हम लोग एक शॉर्ट इंटरेक्शन रखेंगे इस बारे में कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली एनल फिशर। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है लोग घरों में हैं, एक्सरसाइजेस कम हो गई हैं और खाना पीना भी सबका असंतुलित चल रहा है। तो बहुत कॉमन एक ओपीडी में हमारे पास लोग लेके आते हैं ये प्रॉब्लम कि मोशंस में दर्द हो रहा है। तो ये एक बहुत ब्रॉड चीज़ है जिसमें सारी चीज़ें जो एनस और पेरिएनल रीजन से कनेक्टेड हैं। हर पेशेंट को यही लगता है कि उसको पाइल्स है। जैसे हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है तो यही बोल के आता है कि मुझे पाइल्स हो गए। तो आज हमने सोचा कि इस बारे में हम कुछ एक 15-20 मिनट का एक टॉक रखेंगे समझने के लिए कि एनल फिशर, जो हिंदी में जिसको बोला जाता है बवासीर, ये क्या प्रॉब्लम है एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉमन प्रॉब्लम्स लाइक फिस्टुला, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं बगंधर, या पाइल्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मस्से। तो ये एक 3 चीज़ें हैं, फिशर, पाइल्स एंड फिस्टुला। तो मेरा एक छोटा सा एफर्ट है इस बारे में एंड देन वी विल टेक द क्वेश्चंस एज दे कम अलोंग। एंड तो टू स्टार्ट विद मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और कैसे बात कर रहे हैं। तो लेट अस जस्ट शेयर द स्क्रीन। सो दिस इज एनल फिशर। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि एनल फिशर क्या होता है। एनल फिशर इज़ अ वेरी स्मॉल टीयर इन द एनल म्यूकोजा। अब जो लोग मेडिकल से संबंधित नहीं हैं, जो कॉमन लोग हैं, उनको ये समझना ज़रूरी है कि हमारा जो जीआई ट्रैक्ट है, जो हमारा गैस्ट्रो पूरा सिस्टम है फ्रॉम माउथ टू एनस, इसमें लास्ट 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर्स ऑफ द एनस इज़ पेन सेंसिटिव। इसके बाकी जो अंदर की हमारी सारी इंटेस्टाइन्स हैं उसमें अगर हम पिन भी चुबाते हैं तो हमें पेन का सेंसेशन नहीं होगा। गॉट इट। तो सबसे पहले अगर अंदर कोई कट लगता है तो शायद हमें उसके बारे में पता भी नहीं चलेगा, उसमें से ब्लीडिंग होगी या जो भी होगा हमको, लेकिन पेन का एहसास नहीं होगा। पेन का एहसास जब होता है जब आपका एनल म्यूकोजा विद इन द लास्ट 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर्स, ये समझ लीजिए कि आधा कट अंदर है और आधा कट बाहर है। और ये यूजुअली एंटीरियर या पोस्टीरियर, मतलब अगर हम किसी पेशेंट को लिटाते हैं और उसका एनस देखते हैं तो 12 बजे और 6 बजे आपकी बैकबोन की तरफ और आगे की तरफ, ये नॉर्मली एरियाज़ होते हैं जहाँ फिशर पैदा होता है। अब फिशर होता क्यों है? ये नॉर्मली उन लोगों को होता है जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, जिनके मोशंस ज़रूरत से ज़्यादा हार्ड होते हैं, जो लोग ज़्यादा जोर लगाते हैं मोशन करने में। तो आप ये सब समझ सकते हैं कि इसका लेना देना आपके लाइफस्टाइल से संबंधित है। आपका लाइफस्टाइल अगर ठीक नहीं है तो शायद आपको फिशर हो सकता है। अगर आपको मोशंस नॉर्मल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है, तो फिशर की प्रॉब्लम आपको होने के चांसेस बहुत बहुत कम है। तो ले दे के ये हमारे हाथ में है कि हमें ये प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये तो जेनेटिक है, मेरे पापा को भी था, मेरी मम्मी को भी है, मुझे भी है। बट ये जेनेटिक नहीं है, इसका लेना देना आपके खाने से है, इसलिए आपके घर में है। ये आपकी फैमिली में सब लोग एक जैसा खाना खाते हैं, फाइबर्स कम खाते हैं, फ्रूट्स कम खाते हैं, वेजिटेबल्स कम लेते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो एनल फिशर में ये होता है कि जैसे समझिए फॉर एग्जांपल आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया किसी दिन, आपके मोशंस टाइट हो गए हैं, आप पॉट पे बैठे हुए हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि मोशंस इवैक्यूएट हो जाएं, आप जोर लगाए जा रहे हैं, लेकिन मोशन टाइट है इसलिए निकल नहीं पा रहे। अब नॉर्मली हमारा एनस बंद रहता है, मोशन आए, रास्ता खुलता है, मोशन उतर जाता है। लेकिन अगर समझिए आपका मोशन इतना टाइट हो गया है कि ये उस रास्ते से निकल ही नहीं पा रहे, आप जोर लगाते जाएंगे, फाइनली होगा ये कि मोशन तो निकल जाएगा, लेकिन आपका रास्ता एक रबर बैंड की तरह समझ लें, स्नैप कर जाएगा, एक तरफ से फट जाएगा। इसको बोलते हैं फिशर। अब हुआ ये कि जब तो मोशन हो गया, आपको हो सकता है उस समय थोड़ा बहुत दर्द हुआ हो, ब्लीडिंग भी हुई हो। अब जब अगली बार आप मोशन जाएंगे, अगले दिन सुबह आप मोशन जाएंगे, तो जैसे ही रास्ता फिर से खुलेगा
तो जो कटा हुआ भाग है वो फिर से फटेगा। जो थोड़ी बहुत उसमें 24 घंटे में हीलिंग हो गई होगी वो फिर से घाव फट जाएगा, फिर से घाव हरा हो जाएगा, फिर से आपको पेन होगा। आप कॉन्शियसली अपना मोशन रोक लेंगे उस दर्द से बचने के लिए। अंदर पड़ा पड़ा आपका मोशन और टाइट हो जाएगा, क्योंकि आपका शरीर तो कंटिन्यूसली उसमें से पानी एब्जॉर्ब करता जा रहा है, तो मोशन को निकलना वहीं से है, कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। तो जब अगले दिन मोशन वहाँ से निकलेगा तो वो उस चीज़ को फिर से फाड़ेगा। ये चीज़ रोज़ रिकर होती रहती है, रोज़ रिपीट होती रहती है, और कुछ दिनों में वहाँ पर जो एक घाव बना था वो एक नासूर जैसा बन जाता है। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉनिक फिशर। नॉर्मली 3 से 4 हफ्ते के बाद अगर एक्यूट फिशर रहता है और वो लंबे समय तक खिंच जाता है तो उसको क्रॉनिक फिशर कहा जाता है। अब तो ये तो एक मैंने आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव दे दिया कि क्या फिशर है। तो जो लोग, ये सबको कन्फ्यूजन रहता है कि आपके पास हर कोई पेशेंट यही बोलता है मुझे पाइल्स हो गए, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो। इवन कभी कभी कैंसर भी हो जाता है लोगों को, लेकिन लोग यही सोचते रहते हैं कि मुझे पाइल्स है और घर में उसका ट्रीटमेंट करते रहते हैं, और ये खाना है, वो खाना है, लौंग लेनी है और मुनक्का खाना है, ये सब चलता रहता है। तो समझना ज़रूरी है। तो ये प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं कि नॉर्मली फिशर इज़ अ क्रैक इन द एनल म्यूकोजा। जो हेमरॉइड्स बोलते हैं या पाइल्स बोलते हैं, मस्सेब जो बोला जाता है, ये कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं जो आपकी नीचे की फूल जाती हैं। दिस कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। नाउ दिस इज अगेन अ रिजल्ट ऑफ, ये खासकर उन पेशेंट्स में होता है जो ज़्यादा स्ट्रेन करते हैं। तो ये आप समझ रहे हैं सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। सब चीज़ों का कनेक्शन आपके इनटेक से है। आपका फाइबर कितना खा रहे हैं, आप रेशा कितना ले रहे हैं, फल कितने खा रहे हैं, सब्जियां कितनी खा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। और फिस्टुला एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ होती है, जिसको हम नॉर्मली इसमें पस पड़ जाता है, और आप देख रहे हैं इसमें कनेक्शन हो जाता है। देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन द एनस एंड द, मतलब एनल कैनाल के अंदर से स्किन तक एक और एक्स्ट्रा ट्रैक बन जाता है। ये समझ लीजिए मेन रोड जो है आपका, उस पर एक सर्विस रोड खुल जाती है। तो ये प्रॉब्लम इन तीनों को समझने के लिए, ये मेरे ख्याल से डायग्राम आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये होता है क्रॉनिक एनल फिशर। जब ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाती है, रोज रोज आपका मोशन उसी चीज़ को और फाड़ते जाता है, तो उस एरिया में आपकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, खून कम जाने लगता है, तो वो घाव जो है वो परमानेंटली एक नासूर जैसा बन जाता है। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं ये आपको समझाने के लिए कि ये फिशर दिखता कैसा है। तो आप देख रहे हैं ये एक क्रैक है जिसमें आपका घाव दिख रहा है। जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो हमको एक घाव दिखता है, जिससे हमको ये पता चलता है कि ये फिशर है, और ये बहुत पेनफुल होता है। पेशेंट को नॉर्मली हम इसलिए समझ लेते हैं, जैसे पेशेंट आपकी क्लिनिक में आता है तो आप बोलते हैं पेशेंट को कि आप बैठ जाइए, लेकिन पेशेंट बोलता है नहीं सर मैं खड़ा ही ठीक हूँ। तो इतना पेन होता है कि पेशेंट बैठ नहीं पाता है, तो मोशन तो बहुत दूर की बात है। एक्यूट और क्रॉनिक, जैसा मैंने आपको समझाया कि ये फिशर 2 तरीके से होते हैं, और सिम्टम्स, इसके मेन सिम्टम्स जो होते हैं, ये होता है पेन। पेन सबसे सीवियर होता है। जैसे आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं कि ऐसी हालत हो जाती है कि जैसे कैक्टस रखा हो आपकी सीट पे, इतना ज़्यादा चुभन, इतना पेन पेशेंट को होता है। ब्लीडिंग होती है, इचिंग, पेशेंट खासकर ये बोलता है कि मुझे बार बार खुजली करने का मन करता है, एंड इट कैन बी सोशली वेरी एम्बैरेसिंग व्हेन ही हैज़ टू हैव दैट इचिंग अगेन एंड अगेन। और बर्निंग, जब ये क्रॉनिक बन जाता है तो पेशेंट को ये होता है कि मोशन करते समय उसको जलन होने लगती है। तो एक तो मैंने आपको बताया कि ये कॉन्स्टिपेटेड लोगों को होता है। दूसरा होता है कुछ लोगों को जिनको डायरिया हो गया है, बहुत बार मोशन जाना पड़ रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है, उन लोगों को हो जाता है। दूसरी चीज़, ये प्रेग्नेंट फीमेल्स में होता है। तुरंत आपकी प्रेगनेंसी के बाद ट्रेडिशनली हमारे यहाँ ऐसा खाना दिया जाता है जिसमें मदर्स नॉर्मली बहुत गरिष्ठ भोजन खा लेती हैं, जिसकी वजह से आपका मोशन टाइट होने लग जाता है। ऑलरेडी आपकी डिलीवरी हुई है, पेन रहता है, जिसकी वजह से आप मोशन इवैक्यूएट नहीं कर पाते हैं। उन पेशेंट्स में ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है। और कुछ अनयूजुअल प्रॉब्लम, कुछ अनयूजुअल डिसीजेज होती हैं जिसको हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ बोलते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिसीज़, जिनमें भी आपके फिशर हो सकते हैं, और वो फिशर्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। प्रॉब्ली वो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक और कॉमन प्रॉब्लम
पेशेंट्स की होती है, बहुत सारे मरीज ऐसा बोलते हैं कि मैं एक बार में क्लियर नहीं हो पाता हूँ, कि मोशन आया, मैंने मोशन कर भी दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी और मोशन आना है, कुछ फंसा हुआ है। ये भी एक अलग प्रॉब्लम है जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव डिफिकेशन सिंड्रोम बोलते हैं। मे बी समटाइम लेटर विल डिस्कस अबाउट दिस। तो फिशर्स में जो ट्रीटमेंट हम समझाते हैं लोगों को, सबसे कॉमन और सबसे असरदार जो ट्रीटमेंट है वो होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। पेशेंट को ये समझाया जाता है कि आप अपना डाइट ठीक कीजिए। अब आप लोगों को लगता है कि आयुर्वेद और एलोपैथिक के कन्फ्लिक्टिंग ब्रांचेस हैं, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। आयुर्वेद में एक चीज़ कहा जाता है कि जो एक बार जाए उसको योगी कहते हैं, जो 2 बार जाता है उसको कहते हैं भोगी, और जो 3 बार जाता है, ये सब लू जाने की बात हो रही है, और जो 3 बार जाता है, 3 बार या उससे ज़्यादा बार जिसको जाना पड़ता है उसको रोगी कहा जाता है। तो ये आप देखिए कि हमारे इवन आवर एंसेस्टर्स न्यू दिस वेरी वेल कि अगर आपका खाना पीना ठीक है, आप फल सब्जी अच्छे से खा रहे हैं, आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं, आप दही अच्छे से ले रहे हैं, तो आपके मोशंस एक ही बार होंगे दिन में, और वो एक ही बार साफ़ हो जाएंगे, तो आप एक योगी की कैटेगरी में आ जाते हैं। और जहाँ आप ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं, जहाँ आपका फास्ट फूड शुरू हो जाता है, जहाँ मैदे की चीज़ें ज़्यादा शुरू कर देते हैं, फाइबर कम लेना शुरू करते हैं, तो मोशन को मूव करने में, चलने में आपकी आंतों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में आपके मोशन टाइट होना शुरू हो जाते हैं, और अगर और भी ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ जाए तो आप रोगी बन जाते हैं। तो ये फर्स्ट ट्रीटमेंट समझाया जाता है लोगों को कि अपने मोशन सॉफ्ट रखिए। आप नेचुरली रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नेचुरली नहीं रख सकते हैं तो फिर हम कुछ मेडिसिन देते हैं इस लाइन पे, जो आपको एक लैक्सेटिव्स बोला जाता है। फाइबर आपको दिन में कम से कम 20 से 25 ग्राम फाइबर लेना होता है। फाइबर का मतलब है केला, पपीता, फल, सब्जियां, ये सब चीज़ें। आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं जैसे ईसबगोल की भूसी होती है, या ये सब चीज़ें दी जाती हैं। और उससे भी आप नहीं ठीक हो रहे हैं तो फिर आपको सीड्स बाथ शुरू किया जाए। सीड्स बाथ का मतलब है कि टब में आप थोड़ा सा हल्का निवाया गर्म पानी रखते हैं और उसमें आप बैठते हैं, जिससे नीचे जो आपके घाव बन गए हैं उसमें थोड़ा सा आपको सेक मिले, थोड़ा सा रिलीफ मिले, वहाँ की मसल्स थोड़ी सी रिलैक्स्ड हो जाएं, जिससे कि वहाँ का पेन कम होगा तो आप मोशन आराम से कर पाएंगे। और फाइनली जिन पेशेंट्स को इन सब से आराम नहीं पड़ता है उनको कुछ ट्यूब्स, ऑइंटमेंट्स शुरू करनी पड़ती हैं, जो लोकली जाके आपकी जो मसल्स टाइट हो गई हैं उनको थोड़ा सा लूज़ करेंगी, वहाँ की ब्लड सप्लाई इंप्रूव होंगी। और जो पेशेंट्स इन सब से ठीक नहीं हो पाते हैं, या जिनको ये प्रॉब्लम बार बार हो रही है और दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर सिस्टम्स वेल, उन लोगों में फिर हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी में नॉर्मली ये 1 या 2 दिन का प्रोसेस होता है, जिसमें आप छोटा सा कट लगता है नीचे, और कुछ मसल्स जो आपकी नीचे की मसल्स हैं जिनको हम स्पिंक्टर मसल्स बोलते हैं, तो कुछ मसल्स में से मतलब उसमें से 2 मसल्स होती हैं, एक्सटर्नल स्पिंक्टर और इंटरनल स्पिंक्टर, और मसल्स का एक हिस्सा हम कट कर देते हैं। कट करने की वजह से नीचे का जो आपका टाइटनेस है, जो प्रेशर है, वो कम हो जाता है, वहाँ का खून का प्रवाह इम्प्रूव हो जाता है, ब्लड सप्लाई ठीक हो जाती है, आपके घाव ठीक होने लगते हैं और आपका पेन कम हो जाता है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ डन एज द ट्रीटमेंट ऑफ फिशेस। यूजुअली सर्जिकल ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है और परमानेंट होता है, क्योंकि आपकी मसल्स ही कट कर दी जाती है। बट हमारी कोशिश हर समय ये रहती है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े, और मेरा ये टॉक इसी तरफ एक छोटा सा स्टेप है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कैसे आप अपना सिस्टम ठीक रखें जिससे आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े, और ना एलोपैथिक ना आयुर्वेदिक, क्योंकि ये मान के चलिए सारी दवाइयाँ, चाहे वो आयुर्वेदिक हों, होम्योपैथिक हों या एलोपैथिक हों, सबके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो अगर आप अपना नेचुरल सिस्टम ठीक रख पाएंगे तो आपको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं रख पाएंगे तो फिर आपको दवाइयाँ और फिर शायद सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ेगी। बट बिलीव मी, अगर आप अपना कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो आज आप फिशर से तो बच जाएंगे, आगे चल के आपको पाइल्स भी होना शुरू हो जाएगा, आगे चल के आपको सारी बीमारियां लगेंगी। इसलिए अगर आप अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं तो आपको अपना सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। सो वी एंड द प्रेजेंटेशन।
एंड नाउ वी कैन टेक सम क्वेश्चंस इफ़ यू हैव, आपको अगर कुछ क्वेश्चंस आए हैं वो हम ले सकते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ से डरते हैं कि ऑपरेशन में नीचे घाव होगा, दर्द होगा, बट मैं आपको एक चीज़ मतलब बहुत मैं जितने पेशेंट्स हैं जिनका ऑपरेशन हो चुका है, अगर आप किसी से बात करेंगे तो आपको हर कोई ये बोलेगा कि मैंने ऑपरेशन पहले करा लिया होता तो ज़्यादा मेरे लिए अच्छा होता, क्योंकि जो पेन से आप गुजरते हैं, जिस तकलीफ़ से गुजरते हैं, ऑपरेशन का बाद का दर्द उससे बहुत कम होता है। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के भी चांस होते हैं, जैसे जो सर्जरी होती है, अगर आपके मसल्स ज़रूरत से ज़्यादा काट दिए गए। पहले ज़माने में एक सर्जरी होती थी जिसको बोलते थे डायलिटेशन, जिसमें आपके रास्ते को चौड़ा कर दिया जाता था। तो उस स्थिति में आपकी मसल्स फटती तो थी, लेकिन वो अनकंट्रोल्ड तरीके से फटती थी। कुछ पेशेंट्स को इसके वजह से इनकॉन्टिनेंस हो जाता था, मतलब उनको लैट्रिन कंट्रोल करने की जो एबिलिटी है उसमें कमी हो जाती थी। तो पेशेंट्स बहुत बार ऐसा होता था जिनके अंडरगारमेंट्स में स्टूल निकल जाता था या वो मोशन रोक नहीं पाते थे। बट आजकल अगर ढंग से की जाए तो ये सर्जरी ढंग से की जाए तो ये वाला कॉम्प्लिकेशन ऑलमोस्ट नहीं होता है, और कुछ इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। ये सब चीज़ें जो हर सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस है वैसी हैं, बट ऐसा कोई बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशन इस प्रॉब्लम में नहीं होता है। और जहाँ तक हो सके आप अपना डाइट ठीक रखेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली तो आपको सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ क्वेश्चंस हैं तो वी कैन टेक सम क्वेश्चंस इफ़ देयर आर। एंड मीनवाइल, जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल पाइल्स, बहुत सारे पेशेंट्स पाइल्स लेके भी आते हैं। फिशर का ट्रीटमेंट, पाइल्स का ट्रीटमेंट सब कुछ लेज़र से भी आजकल किया जाता है, बट ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो लेज़र और नॉर्मल सर्जरी में, ऐसा नहीं है। लेज़र का उपयोग दूसरी प्रॉब्लम्स के लिए है जो हम कभी और डिस्कस करेंगे। सर एक क्वेश्चन है हमारा कि जैसे इज देयर एनी काइंड ऑफ डाइट चेंजेस ड्यूरिंग दिस प्रॉब्लम? मैंने आपको जैसे बताया कि आप अपने डाइट्स में, ऐसा कहा जाता है शुरू से कि आपके थाली में हर रंग सारे रंग होने चाहिए। ग्रीन होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, रेड होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप अगर खाने में सलाद, सब्जियां, बटर मिल्क, दही, ये सारी चीज़ें एडिक्वेट अमाउंट में लेंगे तो आपके डाइट में फाइबर का कंटेंट जो कम है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। आपको अपना फाइबर का कंटेंट अच्छा रखना है, बॉटम लाइन ये है। आप फल खाइए, आप सब्जी खाइए, आप होल ग्रेन खाइए, आप मैदा मत खाइए, आप ब्रेड कम कर दीजिए। ये सब चीज़ें हैं जो आप डे टू डे अपने चेंजेस लाएंगे तो आपका मोशन ठीक रहेगा। तो मोशन सॉफ्ट रहना चाहिए, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा जोर नहीं लगना चाहिए। आप सबने देखा होगा बच्चे जो सिर्फ दूध पे रहते हैं, जब वो मोशन करते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि उनके मोशंस टाइट होते हैं। और जैसे जैसे बड़े हम ज़्यादा फास्ट फूड और मैदे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो हमारे मोशंस भी उसी तरीके से टाइट होते जाते हैं। तो आप खाइए जो ट्रेडिशनली अपना फूड है वो लीजिए, तो मेरे ख्याल से कभी ये प्रॉब्लम होगी नहीं। सर मेरा एक सवाल था कि सर्जरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं क्या सर इसमें? देखिए, नॉर्मली सर्जरी, ये वाली सर्जरी काफ़ी सेफ़ रहती है, और एक तरीके से 1 डे सर्जरी या 2 डे सर्जरी मान लीजिए कि पेशेंट का ऑपरेशन होता है, अगले दिन छुट्टी हो जाती है। बहुत कम होता है कि पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशन हो। हाँ, अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी है, आप ऐसी फिशर लेके आए हैं जो बहुत डीप है, तो आपकी रिकवरी में भी टाइम उतना ज़्यादा लगेगा। सर्जरी लैट्रिन की जगह के पास होती है, इसलिए थोड़ा सा इन्फेक्शन का चांस नॉर्मल से ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जगह ऐसी होती है जहाँ लैट्रिन रोज़ लगनी है। बट सर्जन इस चीज़ का ध्यान रखता है कि आपका कट जितना चाहिए उतना ही कट दिया जाए, ज़्यादा डीप ना हो, ज़्यादा मसल्स आपकी कटे नहीं। ख़राब तरीके से अगर ये सर्जरी की जाती है, मसल्स आपकी ज़्यादा काट दी जाती हैं, तो आपको लैट्रिन के कंट्रोल में भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट ये सब चीज़ें आजकल बहुत रेयर हो गई हैं, क्योंकि जितने भी आजकल के सर्जन्स हैं, आई एम श्योर सभी ये चीज़ का ध्यान रखते हैं। सर इसमें कोई एज ग्रुप है स्पेसिफिक, जिस एज ग्रुप के बाद ये? नॉर्मली, बहुत अच्छा सवाल है आपका। नॉर्मली ये प्रॉब्लम
प्रेग्नेंट फीमेल्स जो पोस्ट प्रेगनेंसी टाइम में होता है, फीमेल्स में खासकर ये टाइम देखा जाता है। और यूजुअली पेशेंट्स 20 से 40 साल के बीच के होते हैं। इससे ऊपर के पेशेंट्स में नॉर्मली खाना पीना ठीक हो गया होता है, या ऐसा समझें कि उनको आदत पड़ गई होती है, इसलिए ये प्रॉब्लम लेके नहीं आते हैं। लेकिन 20 से 40 साल का टाइम होता है जब सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है, और प्रेग्नेंट फीमेल्स में। और एक चीज़ मैं अभी इस समय कहना चाहूँगा, बहुत सारे आजकल लोग जिम जाते हैं और हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं और दिन के 6-6, 8-8 अंडे खाते हैं, प्रोटीन पाउडर लेते हैं। उन लोगों में ये काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा प्रोटीन लेना शुरू कर लेते हैं, जो प्रोबेबली वाइल्ड एनिमल्स का, कार्निवोर्स का डाइट है, जब आप बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो आपकी खाने में से फाइबर पूरी तरीके से गायब हो जाता है। तो आपका मोशन ऐसा हो जाता है जो मूव ही नहीं करता है। आपकी आंत को ज़रूरत से ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है मूव करने के लिए, और जब तक वो नीचे लेट्रिन के रास्ते तक पहुंचता है, एनस तक, रेक्टम तक पहुंचता है, तो शरीर उसमें से पूरा पानी सोख लेता है। ऐसे पेशेंट्स को बहुत पेनफुल फिशर्स होते हैं और प्रॉब्लम्स उनकी बढ़ सकती है। What is the role of water in this disease? So the role of water in, I told you, a balanced diet. Balanced diet का मतलब ही होता है कि आपको पानी की मात्रा आपके डाइट में अच्छी होनी चाहिए। दिन भर जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम 6 गिलास पानी पीते हैं, 8 गिलास पानी पीते हैं, इस तरीके से काम नहीं करता है आपका सिस्टम। एक सिंपल सा रूल है, आपको ये देखना है कि आपका यूरिन कभी भी येलो कलर का नहीं हो। हर आदमी का पानी की इनटेक अलग होती है, रिक्वायरमेंट अलग होती है, बट यू शुड ड्रिंक दैट मच वाटर। जब भी आपको प्यास लगती है आपको पानी पीना चाहिए, और उतना पानी पीना चाहिए कि आपका यूरिन येलो ना हो। यूरिन येलो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी पानी को कंजर्व करने की कोशिश कर रही है। तो जितना आपके शरीर को पानी चाहिए, इफ़ योर यूरिन इज ट्रांसपेरेंट वाइट, दैट मच अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। और आप पानी अच्छे से लेंगे तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। पानी कम लेंगे तो आपका शरीर हर तरफ से पानी सूखेगा, चाहे वो यूरिन में से पानी सूखे या आपके मोशंस में से पानी सूखे। इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में जब खाना आता है आपकी छोटी आंत से जब बड़ी आंत में आता है, तो दिन भर में अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 लीटर आपका लिक्विड खाना बड़ी आंत में पहुंचता है। और बड़ी आंत में ट्रैवल करते 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 फाइनली जब मोशन बनता है तो वो 2 लीटर का 200 ग्राम रह जाता है। आपका शरीर ये सारा पानी सोख लेता है। तो अगर आप ऑलरेडी पानी कम ले रहे हैं तो आपका शरीर जो पानी और ज़्यादा सोखेगा तो आपका मोशन और ज़्यादा कड़क हो जाएगा। तो एडिक्वेट वाटर इज एज इम्पॉर्टेंट एज एडिक्वेट फाइबर्स। सर, एक चेतना जी है, चेतना प्रतीक मिश्रा जी, वो ये पूछना चाहती है कि अगर ब्लीडिंग बार बार हो तो क्या करना चाहिए? प्रेगनेंसी के टाइम पे हुआ था उनके साथ ऐसा। ओके, सो चेतना जी, ऐसा है कि अब प्रेगनेंसी आपकी हो चुकी है सपोज, तो अगर अभी भी आपको ब्लीडिंग हो रही है और पेन हो रहा है, वंस अगेन फिशर में नॉर्मली पेन और ब्लीडिंग दोनों होते हैं, या दोनों नहीं भी हो तो पेन इज द प्रीडोमिनेंट सिम्टम। अगर आपको पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है, मतलब दर्द नहीं हो रहा है और ब्लीडिंग हो रही है, देन प्रोबेबली दिस इज नॉट फिशर। इसका मतलब ये पाइल्स हो सकता है या कोई दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। ही विल प्रोबेबली एग्जामिन यू, आपके लेट्रिन के रास्ते को एग्जामिन करना पड़ेगा, और अगर ब्लीडिंग का कोई और सोर्स है तो आपको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और अगर यही आ जाता है कि आपको फिशर ही है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, तो मे बी इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मेडिसिन यू विल रिक्वायर सर्जरी। आई होप दैट इज क्लियर। मिस्टर तस्मीन रंग का सवाल है कि फिशुला ऑपरेशन के बाद भी यदि डिस्चार्ज हो तो क्या करें सर? देखिए, अनफॉर्चुनेटली फिस्टुला एक ऐसी बीमारी है जिसका रिकरेंस रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। मतलब ऐसा समझिए कि जैसे आपको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है या गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है जिसमें स्टोन्स हैं, आपका ऑपरेशन हो गया, आपका अपेंडिक्स निकल गया, तो अब आपको फिर से अपेंडिक्स का दर्द होने का चांस ऑलमोस्ट ज़ीरो है। आई होप यू गेट इट। बट फिस्टुला एक ऐसी चीज़ है जो आपके लेट्रिन के रास्ते के अंदर से शुरू होता है। एंड फिस्टुला नॉर्मली इसलिए होता है क्योंकि अंदर जो ग्लैंड होते हैं, जैसे आप समझिए कि सर्दियों में आपके शरीर में ग्लैंड होता है जो आपकी स्किन को मॉइस्ट रखता है, चिकना रखता है।
यही चीज़ लैट्रिन के रास्ते पे होती है। ग्लैंड्स होते हैं छोटे छोटे, किसी एक ग्लैंड में अगर इन्फेक्शन हो गया तो वो पस बन के कहीं ना कहीं से फटता है। तो इसलिए एक मेन आपका लैट्रिन का रास्ता हो गया और एक साइड में एक और एडिशनल रास्ता बन जाता है जिसको फिस्टुला बोला जाता है। अब फिस्टुला के ऑपरेशन के बाद ऑलमोस्ट 25 to 30% चांसेस होते हैं कि ये फिर से आ सकता है, अगर फिस्टुला का अंदर का मुंह पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है। तो अगर फिस्टुला के बाद आपको डिस्चार्ज है तो मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ अ रिकरेंस, वो शायद बीमारी फिर से आ गई है। एंड फिस्टुला का और कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होता है, फिस्टुला की सिर्फ सर्जरी ही करनी पड़ती है। मिस्टर विवेक शर्मा पूछना चाहते हैं कि इज हाइपोथायराइड एसोसिएशन विद बाउल फंक्शन एंड कॉन्स्टिपेशन? देखिए, हाइपोथायराइड कॉन्स्टिपेशन का एक बड़ा कारण हाइपोथायराइडिज्म है। अगर आप हाइपोथायराइड हैं, आपके शरीर में थायराइड हार्मोन्स की कमी है, तो कॉन्स्टिपेशन, ड्राई स्किन, बालों का गिरना, ये सब थायराइड हार्मोन की कमी के लक्षण हैं। तो अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है जिसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, तो हमारा जो प्री ऑपरेटिव वर्कअप होता है उसमें थायराइड इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। आपको ये रूल आउट करना ज़रूरी होता है कि थायराइड की वजह से तो नहीं हो रहा है सब कुछ, और है तो आपको थायराइड की मेडिसिन शुरू करनी पड़ती है। सर, मिसेस स्वाति कपूर पूछना चाहती है, व्हेन इरिटेशन और पेन इज देयर इन द पोर्शन आफ्टर डिफेक्टिंग, व्हाट कैन बी टेक एज मेडिसिन टू स्टॉप द पेन? आई एम 37 years ओल्ड फीमेल विद फिशर्स एंड कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है सर, और हाइपोथायराइड भी है, इनको 2018 से। तो सबसे पहले तो आपको अपना थायराइड लेवल रेगुलरली चेक करना है। यू शुड बी ऑन, आप जो थायराइड सप्लीमेंट्स ले रही हैं वो एडिक्वेट है कि नहीं, वो पक्का करना है। थायराइड नॉर्मल हो गया है, उसके बाद भी कॉन्स्टिपेशन है, तो आपको अपने डाइट की तरफ भी ध्यान देना है कि आपको फाइबर्स वगैरह एडिक्वेटली लें। आप जो फिशर्स हैं ऑलरेडी हो चुके हैं उसको ठीक करने का जैसे सबसे कॉमन ईजी तरीका ये होता है कि सीड्स बाथ लेना आप शुरू करते हैं। गर्म पानी में बैठें, दिन में 3 से 4 बार बैठें, 10-10, 15-15 मिनट के लिए बैठें। बेस्ट टाइम होता है कि जब मोशन से निकले हैं आप जाके गर्म पानी में बैठ जाएं, तो जो लैट्रिन का रास्ता है उसको जो सेक मिलेगा गर्म पानी का, वो आपको हेल्प करेगा घाव भरने में। कुछ ऑइंटमेंट्स होती हैं, कुछ ओवर द काउंटर क्रीम्स होती हैं, लैक्सेटिव्स होती हैं, मेरे ख्याल से आप वो यूज़ कर सकती हैं। बट स्टिल कुछ भी शुरू करने के पहले यू शुड मीट योर डॉक्टर। दिस इज़ जस्ट अ इंफॉर्मेटिव सेशन, आई कैन नॉट गिव यू ट्रीटमेंट्स, क्योंकि पहले ये पक्का करना ज़रूरी होता है डॉक्टर को कि ये आपका फिशर ही है। और वंस इट इज़ कन्फर्म्ड कि ये फिशर है, तो फिशर की सीवियरिटी के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऑइंटमेंट्स होती हैं जो लैट्रिन के रास्ते में जाके आपकी मसल्स को रिलैक्स करती हैं, जिससे कि जो टाइटनेस है वो कम हो जाए। बहुत सारी ऐसी होती हैं जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती हैं, जो वहाँ जाके आपकी मसल्स की जो टाइटनेस हो रही है उसको कम करती है, ब्लड वेसल्स को चौड़ा करती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मे बी आपके डॉक्टर ज़्यादा बेटर आपको बता पाएंगे। बट इफ़ इट इज़ रिकरिंग, बार बार हो रहा है और बार बार आपको चीज़ें ये प्रॉब्लम दे रही हैं और एक क्रॉनिक हो गया है, क्रॉनिक फिशर में नॉर्मली सर्जरी ही काम आती है। स्नेहा सिंह जी का एक क्वेश्चन है कि लैक्सेटिव लॉन्ग टाइम तक लेने में कोई इशू होता है क्या? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था, हर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर इफ़ेक्ट है तो साइड इफ़ेक्ट भी होगा, बी अश्योर्ड। चाहे वो बाबा रामदेव का चूर्ण हो या कोई ऑइंटमेंट या लैक्सेटिव ओवर द काउंटर आप क्रीमाफिन लेते हैं या कोई भी चीज़ लेते हैं, हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सिर्फ आपकी किचन में जो चीज़ें हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो आप समझदार हैं, आप समझ सकती हैं कि हर चीज़ की एक अति हो जाए, आप बार बार लें, लंबे समय तक लें, तो सबकी प्रॉब्लम्स होती हैं। अवॉइड यूजिंग ऑल दीज थिंग्स फॉर लॉन्ग टाइम। सो मिस्टर विजय पटेल पूछना चाहते हैं कि आई रिसेंटली हैड अ सीटी स्कैन ऑफ माय बाउल, द रिजल्ट सेड दैट माय बाउल्स आर फील्ड अप एंड सो द डॉक्टर गेव मी कॉन्स्टिपेशन सैशे पाउडर बट इट्स स्टिल पेनिंग। सीटी स्कैन शोड दैट बॉवल क्या लिखा है? The result said that balls are filled up. बॉवल्स आर फिल्ड अप, इसका मतलब यही कि आपके आंतों में मोशंस भरे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले थायराइड और ये सब अगर आपका नॉर्मल है तो यू शुड टेक प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ फाइबर्स। 2 दिन तक पूरी तरीके से फलों पे आ जाइए, केले खाइए, पपीता खाइए, मेरे ख्याल से आपका सिस्टम साफ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा।
थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन. आई होप कि हमारे व्यूअर्स के लिए ये सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा. एंड सर, एनी टेक होम मैसेज यू वांट टू गिव अस? टेक होम मैसेज इज आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और अपने खाने पीने का ध्यान रखिए. मेरे ख्याल से योर फूड इज़ द जितनी बीमारियां हैं इस समय आपके आसपास 80 to 90% बीमारियां आपके खाने से संबंधित हैं. आप अपना अगर खाना ठीक कर लेंगे, अवॉइड यूजिंग अननेसेसरी मेडिसिन्स, जस्ट फोकस ऑन योर डाइट, ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कर्ड्स, बटर मिल्क, पानी, ये सब चीज़ें अच्छे से लीजिए. भगवान ने आपको सब कुछ दिया है आपके नॉर्मल खाने में. यू डोंट नीड टू गो फॉर एक्स्ट्रा मेडिसिन, सप्लीमेंट्स. आजकल बहुत ज़्यादा फैशन हो गया है कि ये सप्लीमेंट और हेल्थ सप्लीमेंट और ये सब चीज़ें. बिलीव मी, नथिंग वर्क्स. जो नॉर्मल खाना आपके घर में बनता है वो सबसे संतुलित आहार है. गो बैक टू योर रूट्स. आई थिंक दैट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स. नमस्कार.